जो 8th नंबर पर जो आपका चैप्टर आता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, फिर इसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, आपने कुछ छोटी क्लासों के अंदर लाइक 9th या 10th लेवल पर आपने इस तरह की वैल्यूज़ निकालना सीखी होंगी। जैसे 106 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? आप इसे 100 + 6 का होल स्क्वायर लिखकर सॉल्व कर दोगे और आप a + b का होल स्क्वायर लगाकर आइडेंटिटी लगाकर उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। या मान लो अगर आपके पास एग्जांपल के लिए 105 का होल क्यूब आ जाए, तब भी आप इसको बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हो। आप इसे 100 + 5 का होल क्यूब लिखकर a + b वाली होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाकर बड़े आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारे पास 105 का होल पावर 12 आ जाए। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं भी 100 + 5 की होल पावर 12, तो 100 + 5 में ब्रेक करना तो आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि a + b की होल पावर 12 का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी है। a + b का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, a + b का होल क्यूब हमने पढ़ा है, लेकिन a + b की होल पावर 12 हमने कभी नहीं पढ़ी। या हमने मैं कहूँ कि अगर मान लो 105 की पावर मान लो 7 आ जाता, तब भी हम इसे 100 + 5 की होल पावर 7 लिखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 100 + 5 की होल पावर 7 लिखने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि a + b का होल पावर 7 जैसी आइडेंटिटी हमने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ी है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादा पावर आ रही हैं, 2 और 3 से ज़्यादा बड़ी पावर्स आ रही हैं, उन पावर्स को भी बड़े आसानी से सॉल्व करने का तरीका जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से बताया जाएगा आपको। ठीक है। तो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आ गया कि जब हायर इंडेक्स आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडेक्स आ जाते हैं, बड़ी बड़ी पावर्स आ जाती हैं, तब उन पावर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है। कैसे यूज करेंगे, क्या है बाइनोमियल थ्योरम, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको समझते हैं वन बाय वन। जैसे मान लो अगर कहीं पर लिखा हो a + b की होल पावर 0, तो उसका आंसर 1 आता है। आया ना बोलना? क्या आता है इसका आंसर? 1 आता है। तो पहले तो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि हमें क्या क्या आता है, पिछली क्लासों में हम क्या क्या पढ़कर आए हैं। तो a + b की अगर होल पावर 0 दी जाती तो हम सॉल्व कर देते, उसका आंसर 1 आता है। या मान लो अगर हमसे बोला जाता कि a + b की होल पावर 1 बताओ कितनी होगी, तो इसका आंसर a + b के इक्वल होता। यस और नो? a + b की होल पावर 1 अगर निकालनी हो तो उसका आंसर क्या आएगा? a + b आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो मुझसे ये बोला जाता कि a + b का होल स्क्वायर निकाल कर दिखाओ, तो उसकी आइडेंटिटी भी मुझे आती है, वो होती है a² + 2ab + b²। तो ये इसको भी बड़े आसानी से निकाल देता, क्योंकि ये छोटी क्लासों में पढ़ाया गया है। अगर मान लो मुझे a + b की होल पावर और ज़्यादा बढ़ा दी जाती, इसकी पावर मान लो 3 कर दी जाती, तब क्या होता? तब इसका भी हमें फॉर्मूला याद है, उसकी भी आइडेंटिटी हमें याद है। क्या होती है? a का क्यूब + 3a² + 3ab² + b का क्यूब। ये ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। लेकिन मान लो अगर हमें बोल दिया जाता कि a + b की होल पावर 4 निकाल कर दिखाओ, a + b की क्या बोल दिया था? होल पावर 4 निकाल कर दिखाओ। अब इसको कैसे निकालूं? तो इसको निकालने का मैंने एक तरीका ये बना लिया कि चलो इसको ये लिख सकते हैं, क्या? a + b का होल क्यूब और इनटू में a + b। कितनी पावर है? 4 है ना, तो 3 अलग कर ली, 1 अलग कर ली, है ना। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मैंने यही किया, a + b का होल क्यूब का पहले ओपन कर लिया। क्या होता है a + b का होल क्यूब? a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये हमारे पास a + b का होल क्यूब होता है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? a + b। अब इनका मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखना क्या आएगा? a का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो आएगा a की पावर 4। क्या आएगा? a की पावर 4। फिर a का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो आएगा 3a की पावर
3 और b, है ना, ये तो आ जाएगा। a का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब a का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। फिर a का मल्टीप्लाई जब यहाँ कराऊंगा तो ये आ जाएगा ab³, ठीक है। अब इसके बाद b का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो b का मल्टीप्लाई a³ से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों ba³, ये आ जाएगा। b का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर कराऊंगा तो कितना बन जाएगा, 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। फिर b का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराऊंगा तो 3ab³ और b का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, b⁴। तो बेसिकली जब मैं इनका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये क्वांटिटी बन के तैयार हो रही है, लेकिन इसको कराने में टाइम कितना लगा ये देखो आप। पहले a+b का होल क्यूब लिखो, फिर a+b लिखो, फिर इनके मल्टीप्लाई कराओ, तब ये आंसर आएगा। ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चलो इसको मान लेते हैं कि ये भी ठीक है। तो अब अगर हम इसका आंसर देखें तो देखें इसका आंसर बना क्या। तो इसका जो आंसर बना है वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। इसका जो आंसर बना है ये आंसर भी मैं नोट कर लेता हूँ। क्या आंसर बन रहा है ये, तो आंसर a⁴ बन रहा है प्लस 3a³ यहाँ पर है और एक a³ यहाँ पर है, तो कितने बन गए, 4a³, ये बन गया प्लस, अच्छा 3a² यहाँ पर है, 3a² यहाँ पर है, तो कितने बन गए, 6a² प्लस। अब इसके बाद यहाँ से देखो एक ab³ यहाँ पर है और 3ab³ यहाँ पर है, तो कितने बन गए, 4ab³ बन गए, 4ab³ बन गए, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास क्या बचा, b⁴। तो बच्चों मैंने ये भी निकाल कर दिखा दिया आपको। क्या निकाल कर दिखा दिया, a+b⁴ भी निकाल कर दिखा दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन अगर a+b⁴ बोला जाएगा तो आप ध्यान से सोचो इस बात को कि हमें a+b का होल क्यूब का मल्टीप्लाई a+b से कराना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से a+b से कराना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगी और वो करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक की जो हमारी नॉलेज है उससे हम a+b⁴ 0 बड़े आसानी से निकाल पा रहे हैं। पावर 1 हो, ठीक है, हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चलो मान लो वो भी हो जाएगा। जब हमने इनको जब सॉल्व करके यहाँ पर लिखा तो हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें देखी। वो क्या देखी, हमने ये देखा, नंबर 1 जो चीज़ ऑब्जर्व की है हमने वो ये, नंबर 1 चीज़ ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने क्या ऑब्जर्व की कि यहाँ पर जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म आते हैं। जैसे यहाँ पर पावर अगर 0 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1, ठीक। अब दोबारा सुनना, यहाँ पर पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 2। यस और नो बोलो, यस। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो पावर कितनी है, 2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर 3 होती पावर तो कितने टर्म आएंगे, तो 1 2 3 4 4 टर्म आ रहे हैं, एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। जितनी यहाँ पर पावर है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टर्म आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना इंडेक्स होता है, या मैं ये कहूँ कि जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं हमारे एक्सपेंशन में, नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, इंडेक्स, या जिसे आप पावर कहते हो, +1। इंडेक्स +1 आया ना, पावर +1। अगर पावर 2 है तो उसमें एक ज़्यादा आएगा नंबर ऑफ टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 आएंगे। अगर 3 है पावर तो यहाँ पर कितने आएंगे, 4 टर्म आएंगे। तो इस तरह से एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व हमने यहाँ पर की है। दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व की है, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर जो पहला नंबर लिखा होता है, जो भी पहली क्वांटिटी लिखी हुई है, उस क्वांटिटी की पावर सबसे ज़्यादा आती है सबसे पहले, फिर डिक्रीज होती जाती है। पहले सबसे ज़्यादा आएगी और फिर डिक्रीज होती चली जाती है। मतलब देखो ध्यान से देखना, ए के बारे में सोचना सिर्फ आप अभी, ए की पावर यहाँ कितनी है, 2,
यहाँ कितनी दिखाई दी 2, यहाँ पर a की पावर बताना 1, और यहाँ तो a लिखा ही नहीं है, यहाँ पर तो a लिखा ही नहीं है, तो इसकी पावर कितनी हो गई 0। हाँ या ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप देखो, पहले सिर्फ a की पावर के बारे में सोचो, पहले a की पावर 2 है, फिर नेक्स्ट टर्म आया तो इससे 1 कम हो गई, फिर नेक्स्ट टर्म आया 1 और कम हो गई, तो a की पावर क्या होती जा रही है, तो आंसर है डिक्रीज होती जा रही है। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलना। a की पावर क्या होती जा रही है, डिक्रीज। सिर्फ इसमें ही नहीं, सब में। यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा पहले a की पावर कितनी थी 3, फिर a की पावर कितनी है 2, फिर a की पावर कितनी है 1, और यहां पर तो a लिखा ही नहीं है, यानी a की पावर यहां पर कितनी है 0। तो इसका मतलब यहां पर भी जो a की पावर है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। यहां पर भी डिक्रीज हो रही थी, यहां भी डिक्रीज हो रही थी। अब इसके बारे में सोचो, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, कहां पर ध्यान दोगे कि यहां पर भी पावर 4 थी पहले, फिर पावर 3 हो गई, फिर a की पावर 2 हो गई, फिर a की पावर 1 हो गई, और फिर लास्ट में आते आते a की पावर क्या बच जाएगी 0। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, है ना, जितने भी लिखे हुए, चाहे यहां पर बात कर लो, यहां पर a की पावर 1 है और फिर यहां a की पावर क्या हो गई 0। यस, तो हमने ये देखा जितने भी ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इन सारे के सारे एक्सप्रेशन के अंदर यहां पर ये देखने को मिला है कि a की पावर जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई, यस और नो बोलो, क्लियर है ना ये बात कि a की पावर डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो दूसरा क्वांटिटी लिखी हुई है b, उसकी पावर डिक्रीज होती चली, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। a तो डिक्रीज हो रहा है, बट जो दूसरी क्वांटिटी लिखी हुई है उसकी पावर इंक्रीज होती चली जा रही है। मतलब देखो यहां पर देखो b लिखा नहीं है, तो इसका मतलब b की पावर 0 हुई, बट यहां पर आते आते कितनी हो गई 1, तो पहले 0 फिर 1। देखो यहां पर b लिखा नहीं है, तो b की पावर कितनी हुई 0, फिर यहां पर आते आते कितनी हो गई 1, फिर नेक्स्ट में कितनी हो गई 2, यानी b की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पर बात करो, यहां पर b की पावर कितनी है 0, लिखा ही नहीं है, तो यानी पावर 0 है। यहां पर आते आते b की पावर 1 हो गई, फिर कितनी हो गई 2, फिर कितनी हो गई 3। ऐसे इस वाले एक्सपेंशन में ध्यान दो, b की पावर पहले कितनी थी 0, फिर कितनी हो गई 1, फिर कितनी हो गई 2, फिर कितनी हो गई 3, फिर कितनी हो गई 4। तो हर बार अब b की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम a प्लस बी की पावर बढ़ाते जाते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाते जाने पर हमने ये देखा है कि a की पावर तो इंक्रीज होती जाएंगी और b की पावर a की पावर डिक्रीज होती जाएंगी और b की पावर इंक्रीज होती चली जाएंगी। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन रहेगा। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्लियर है आपको कि पावर ऑफ a या इंडेक्स ऑफ a, इंडेक्स ऑफ मतलब पावर ऑफ a क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, जबकि पावर ऑफ b क्या हो रही है, इंक्रीज। पावर ऑफ b क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये सर आप कर क्यों रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिससे ये पता चल जाए, कोई पैटर्न पता चल जाए कि a प्लस बी की पावर 4 के बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट में क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट में क्या हो रहा होगा, ये पता चल जाए। तो इनसे आपको सर पता क्या चला है अभी तक? इन दो टर्म से बच्चों मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात पता चल गई है। क्या पता चल गई सर आपको? मुझे वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात ये पता चल गई है कि जो a प्लस बी की पावर 5 होता होगा, a प्लस बी की पावर क्या होता होगा 5, उसमें मुझे इन दो चीजों से एक बात पता चल गई, वो ये कि जो नंबर ऑफ टर्म होते होंगे वो कितने होंगे। तो आंसर है नंबर ऑफ टर्म, जितनी यहाँ पावर होती है उससे एक ज्यादा आते हैं। तो यानी कि a प्लस बी की होल पावर 5 जब यहाँ लिखा जाएगा सॉल्व करके, तो उसमें कितने टर्म आ रहे होंगे, 6 टर्म आ रहे होंगे। नंबर 1 बात तो ये पता चल गई। नंबर 2 बात ये कि जो a की पावर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, लेकिन सबसे पहले हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट का मतलब कितनी होगी? तो आंसर है जब 4 का एक्सप्रेशन, जब पावर 4 थी तो a की हाईएस्ट पावर 4 रही होगी। ठीक है, जब पावर 3 थी तो a की पावर 3 से स्टार्ट होगा। जब यहाँ पर पावर 2 थी तो a की पावर 2 से स्टार्ट हुआ। जब यहाँ पर जब होल की पावर 1 थी तो a की पावर 1 से स्टार्ट हुआ। हाँ या ना बोलो,
यस और नो बोलते जाना। यस, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी की होल पावर 5 अगर है तो यहां पर भी a की पावर कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? आंसर a की पावर 5 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये बात पक्की हो गई। कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? a की पावर 5 से, क्योंकि 4 थी तो 4 से स्टार्ट हो रहा था, 3 थी तो 3 से, 2 था तो 2 से, 1 था तो 1 से। ये समझ आ रहा है? इसी तरह से यहां पर 5 से स्टार्ट हो रहा होगा, ये बात पक्की पता चल गई। और क्या पता चल गया सर आपको? और मुझे ये पता चल गया कि इसकी पावर डिक्रीज होती जा रही होगी। डिक्रीज होती जा रही होगी कैसे? देखो यहां 4 थी, फिर 3 होती है, फिर 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर लास्ट में आते आते 0 हो जाती है। यहां पर भी ध्यान दो, पहले 3 होती है, देखो यहां 3 है तो 3 से स्टार्ट होती है, फिर 2 हो जाती है, फिर 1 हो जाती है और लास्ट में आते आते 0 हो जाती है। तो मुझे हर हाल में ये बात पता है कि ये a की पावर 5 से स्टार्ट होगा और फिर इसके बाद a की पावर 4 पर जाएगा। फिर नेक्स्ट जो टर्म आ रहा होगा उसमें हर हाल में a की पावर 3 आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टर्म आ रहा होगा उसमें क्या आ रहा होगा? तो आंसर है उसमें 2 आ रही होगी a की पावर। फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसमें a आएगा और लास्ट वाले टर्म में a की पावर 0 हो चुकी होगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 टर्म बन गए होंगे, है ना? पावर कहां तक जाएगी? a की पावर 0 तक। ये 5 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगी। तो वो जो 6 टर्म होंगे, ये तो पता चल गया कि जितने यहाँ पावर है उससे एक ज्यादा टर्म होंगे, तो 6 टर्म होंगे। उन 6 टर्म में a की पावर ऐसे चल रही होंगी। ये वाली बात पक्की है। दूसरी बात मुझे ये भी पता चल गई है कि जो b है वो इंक्रीज होता जाता है। पहले b की पावर 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तक जाएगी। कहां तक जाएगी? तो आंसर है जितनी पावर है वहां तक जाएगी b की पावर। जहां अगर मान लो यहां पावर 3 है तो b इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। अगर मान लो पावर 2 है तो b इंक्रीज होते होते, पावर इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर पहले तो b की पावर 0 रही होगी, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 4 और लास्ट वाले में b की पावर क्या आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा। कहां तक जाएगी? 5 तक जाएगी b की पावर इंक्रीज होते होते। a की पावर डिक्रीज होगी 5 से कहां तक? 0 तक। और b की पावर 0 से इंक्रीज होगी कहां तक? 5 तक। ये बात समझ में आ गई? अब हमें इन दो बातों से ये बातें समझ में आ गई, तो फिर बचा क्या? फिर तो सर निकल गया, लेकिन अभी नहीं निकला। क्या नहीं पता चला? कि ये जो 4 है, ये जो 6 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, या 1 है या 1 है, ये नहीं समझ में आ रहा कि यहां पर क्या लिखा जाए। अगर ये और पता चल जाए तो a प्लस बी की होल पावर 5 सॉल्व हो गई। उसको पता करने का कोई तरीका है? तो आंसर है हाँ है। क्या है? उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि a प्लस बी की होल पावर 5 में 6 टर्म होंगे, a की पावर डिक्रीज हो रही होगी और b की पावर इंक्रीज हो रही होगी। ये तो समझ में आ गया। अब जो मेन प्रॉब्लम बची है वो ये कि इनके कॉफिशिएंट के बारे में सोचना स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, वो भी मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं आपको। कैसे? देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। आप यहां पर जो कॉफिशिएंट हैं उनको ध्यान से सोचो, जरा सोचो ध्यान से। थोड़ा सा सोचोगे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो, जब हमारा इंडेक्स की वैल्यू 1, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, इंडेक्स मतलब पावर की वैल्यू कितनी है? 0, तब यहां पर जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, जो हमारे कॉफिशिएंट हैं वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, सिर्फ 1 है। अच्छा, फिर जब पावर हमारी 1 हो गई, जब इंडेक्स हमारा 1 हुआ तो हमें 2 पावर मिली। क्या क्या मिली? हमारे 2 कॉफिशिएंट मिले, 1 और 1, 2 कॉफिशिएंट मिले। क्या क्या मिले? 1 और 1, 2 कॉफिशिएंट मिले। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। फिर जब पावर 2 हुई तो कॉफिशिएंट हमें इस तरह से देखने को मिले। जब पावर 2 हुई तो कॉफिशिएंट क्या देखने को मिले? पहला 1, फिर 2 और फिर 1 देखने को मिला। तो क्या क्या देखने को मिला? लिख लूँ यहाँ पर 1, 2 और 1 देखने को मिला। ठीक है, फिर जब पावर 3 हो गई, तो कॉफिशिएंट क्या क्या मिले? 1, 3, 3, 1। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, 3, 3, 1, ऐसा देखने को मिला। और जब पावर 4 हो गई, जब हमारी पावर कितनी हो गई बच्चों? 4 हो गई, तब हमें क्या क्या देखने को मिला? उसको भी नोट कर लेते हैं। तब हमें ये देखने को मिला कि जब पावर 4 हो गई, तो पावर 4 हो जाने पर हमें पहला कॉफिशिएंट कितना मिला? 1।
फिर कितना मिला 4, फिर कितना मिला 6, फिर कितना मिला 4, फिर कितना मिला 1। इस तरह से बच्चों हमें कोएफिशिएंट देखने को मिले। ठीक है, तो मैं इनसे कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं, है ना, इनको समझने की कोशिश करता हूं कि यहां से क्या नेक्स्ट जो हमारे पास पावर है उसके कोएफिशिएंट बनाए जा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या बन के तैयार होगा। तो ध्यान से देखना, यहां 1 लिखा हुआ है, यस 1 लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट में भी यहां पर 1 आता है, इसके कॉर्नर पॉइंट पर भी 1 आता है, यस ये भी समझ में आता है, फिर यहां पर भी 1, 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 यानी कि एंड में हमेशा 1 आएगा, एंड में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई, यानी कि जब हमारा जो इंडेक्स है, जब जो हमारा इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा 5, जब पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी, तब 5 जब बनेगी पावर, तब उस केस में क्या होगा उसको समझो ध्यान से। ठीक है, जब पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तब उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पावर हो गई 5, ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ 1 आएगा और लास्ट में यहाँ 1 आएगा, ये बात पक्की है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इस तरह से मैंने देख लिया कि यहाँ पर भी लास्ट में एंड में इन दोनों में क्या आएगा 1, पहला 1 आएगा और दूसरे लास्ट वाले में भी 1 आएगा कोएफिशिएंट, ये बात तो पक्की है। अब बाकी के कहाँ से लाएं, तो बाकी के जब हमने ऑब्जर्वेशन किए तो हमें ये समझ में आया कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, इन दोनों को क्या कर लूं मैं ऐड करा लूं, तो ये आंसर आएगा 2, हाँ या ना, यस और नो। फिर ध्यान से देखना, अगर इन दोनों नंबर को ऐड करा लो तो यहां पर 3 आ जाएगा, इन दोनों नंबर को ऐड करा लो तो यहां 3 आ जाएगा, हाँ या ना, ये बात भी समझ आती है। फिर से सुनना, इन दोनों नंबर को ऐड कराओ तो 2 आ जाता है, इन दोनों नंबर को 2 ऐड कराओ तो 3 आ जाएगा, इन दोनों नंबर को ऐड कराओ तो 3 आ जाएगा, ठीक। इन दोनों नंबर को ऐड कराओ तो 4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कराओ तो 6 आ जाएगा, 3 और 1 को ऐड कराओ तो 4 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर को ऐड कराओ तो ये बीच की चीज आ जाएगी। अगर आप देखो, ध्यान रखना, जब इसको ऐड करा रहे होगे तो इनके बीच वाला नंबर यहाँ मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कराओगे तो यहाँ पर बीच का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कराओगे तो इनके बीच का नंबर, इन दोनों को ऐड कराओगे तो इनके बीच का नंबर, इन दोनों को ऐड कराओगे तो इनके बीच का नंबर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बता देता हूं कि किस किस को ऐड कराना है। देखो, पहले तो इन दोनों को ऐड कराओ, 1 और 1 को ऐड कराओ तो 2 आ जाएगा, फिर 1 और 2 को ऐड कराओ 3 आ जाएगा, ये मिलेगा आपको ये, और 2 और 1 को जब ऐड कराओगे ना तो आपको ये मिलेगा, मैं एरो बना दे रहा हूँ नीचे की तरफ, ये 3 मिलेगा। फिर 1 और 3 को जब आप ऐड कराओगे तो 4 मिलेगा, 3 और 3 को जब आप ऐड कराओगे तो आपको 6 मिलेगा, 3 और 1 को ऐड कराओगे तो आपको 4 मिलेगा। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट कोएफिशिएंट पूछूं क्या रहे होंगे, तो बड़े आसानी से बता पाओगे या नहीं। मैं आपको यहां पर बनाकर दे रहा हूं, तो बताओ नेक्स्ट क्या मिल रहा होगा। सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे कि 1 और 4 को ऐड कराएंगे तो इनके बीच में यहां पर क्या आता होगा 5। क्लियर है ये वाली बात। इसी तरह से मैं बोलूं इन दोनों को ऐड कराओ, इन दोनों को ऐड करा कर लिखो, इन दोनों को ऐड करा कर लिखो, इन दोनों को ऐड करा कर लिखो, हाँ या ना, तो मिल जाएंगे कोएफिशिएंट या नहीं मिल जाएंगे, हाँ या ना बोलो। तो आंसर है यस। 1 और 4 5, 4 और 6 यहाँ पर 10 आ रहा होगा, 6 और 4 10 आ रहा होगा, और 4 और 1 5 आ रहा होगा। तो यहां से बच्चों हमें जो 5th पावर होगी उसके क्या और मिल गए, कोएफिशिएंट भी मिल गए, हाँ या ना, मिले या नहीं मिले। हमने पैटर्न को देखा, इनको ऐड कराने पर ये बीच के नंबर आते जा रहे हैं, इनको ऐड कराओ 4 आ रहा है, इनको ऐड कराओ 6 आ रहा है, इनको ऐड कराओ 4 आ रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट में होगा, क्योंकि ये बात तो पक्की थी कि लास्ट वाले 1 1 आएंगे। अब इनको ऐड कराया तो ये आएगा, इनको ऐड कराओगे तो ये आएगा, इनको ऐड कराओगे तो ये आएगा, इनको ऐड कराओगे तो ये आएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कोएफिशिएंट पूछे मुझसे पावर 5 वाले में, तो 1 5 10 10 5 1 ये आ रहे होंगे। तो इसका मतलब हमारी ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई। कौन सी वाली प्रॉब्लम सर, कि हमें पावर ए की तो पता थी कि क्या हो रही होंगी, डिक्रीज, ए की पावर क्या हो रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी, बी की पावर हमें पता थी इंक्रीज हो रही होंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम थी कोएफिशिएंट वाली वो सर दूर हो गई। कैसे, पहले 1 आता होगा, फिर 5 आता होगा, फिर 10 आता होगा,
फिर 10 आता होगा, फिर 5 आता होगा और फिर 1 आता होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर निकाले हैं 1, 5, 10, 10, 5, 1, ये बच्चों हमारे कोएफिशिएंट मिल गए। कब? जब हमारी पावर कितनी रही होगी, a + b की होल पावर 5। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न की हेल्प से, ये जो यहाँ पर पैटर्न दिखाई देता है, इस पैटर्न की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। जैसे 5 हैं तो नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे। अब मान लो अगर पावर 7 होती तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते, 8। अगर पावर 10 होती तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते, 11। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही जो पावर है वो, अगर मान लो पावर यहाँ पर 7 है, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, a प्लस, मैं जैसे सिर्फ एग्जाम्पल के चलो 6 लिखता हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल गया कितने होंगे, 7 होंगे, क्योंकि पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे। आपको ये भी पता है कि जो a की पावर है वो 6 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 0 तक। और जो b है वो 0 से इंक्रीज होकर कहाँ तक जाएगी, 6 तक, जितनी पावर है वहां तक। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ बचे क्या, कोएफिशिएंट बचे। तो कोएफिशिएंट निकालने का तरीका हमने यहां पर देख लिया, हमें ये पैटर्न पता चल गया कि अगर किसी बच्चे को ये पता करने हो कि अगर पावर 6 हो, इंडेक्स पावर कितनी हो, 6, तो वहां पर जो कोएफिशिएंट आते होंगे तो वो क्या आते होंगे, वो यहां पर बनाकर देख लेगा बच्चा बड़े आसानी से, है या ना, बड़े आसानी से बनाकर देख लेगा। और जब वो बनाकर देखेगा तो यहाँ पर उसे मिल जाएगा। लास्ट में तो देखो स्टार्टिंग में 1 आ रहा होगा, फिर 1 और 5 6, फिर 5 और 10 15, फिर इसके बाद 10 और 10 20 आ रहा होगा, फिर 10 और 5 15 बन रहा होगा। ठीक है, कितना बन रहा होगा, 15 बन रहा होगा नेक्स्ट हमारे पास। ठीक है, 15 के बाद 5 और 1 6 और लास्ट में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो ये नेक्स्ट 6 वाले के कोएफिशिएंट मिल गए। ठीक है, इसी तरह से 7 8 9 10 निकाले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर a + b की पावर हमसे 12 पूछ ली गई, क्या पूछ ली गई, 12 पूछ ली गई, तो पहले मुझे सारे लिखने पड़ेंगे 11 तक। 11 तक नहीं लिखूंगा तब तक मुझे ये वाले नंबर पता नहीं चलेंगे, और फिर उनको ऐड करके मुझे कोएफिशिएंट नहीं पता चलेंगे। पावर 12 पूछी जाएगी तो ये बात तो पक्की है कि नंबर ऑफ टर्म 13 होंगे। a की पावर 12 से स्टार्ट होकर 0 तक जा रही होगी, b की पावर 0 से स्टार्ट होकर 12 तक जा रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोएफिशिएंट पता करने हो इस मेथड से, तो इस मेथड से पहले 0 से लेकर 11 तक के सारे टर्म नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड कर करके कोएफिशिएंट पता चलेंगे। और अगर ऐसे पता करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो वो टाइम टेकिंग ना हो, वो चीज़ टाइम टेकिंग ना हो, उसके लिए पास्कल ने एक बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन सबको दोबारा लिखने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करने की ज़रूरत है, उसको उन्होंने कैसे समझाया वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। पास्कल ने ये कहा, क्या कहा पास्कल ने ये कहा कि देखो, जब यहाँ 0 लिखा हुआ है 0, और आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के ही आ रखे हो इससे पहले वाले चैप्टर में, तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो पावर अगर 0 है तो ये 0C0 हो गया, 0C0 1 होता है। फिर इसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है NC0। अब यहाँ पर ये n का काम करेंगे, ध्यान रखना, n ये जो है वो n की का काम करेंगे। पावर कितनी है 1, तो पहला वाला नंबर 1C0 के इक्वल होगा, दूसरा वाला 1C1 के इक्वल होगा, 1C1 के। ठीक है, फिर हमने फिर से ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 है पावर, तो ये यहाँ से जब आप देखोगे इसे तो 2C0 यहाँ 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर आप 2C1 सॉल्व करोगे तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। फिर जब आप 2C2 सॉल्व करोगे, कितना, 2C2, तो उसका आंसर 1 आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो पावर है
उनके कॉम्बिनेशन आपको लिखनी है, पावर से स्टार्ट करके पहले 0 सेलेक्ट करनी है ऑब्जेक्ट, फिर 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, तो यही आंसर आ रहे होंगे। इसी तरह से आप इसको ध्यान दो, 2C सॉरी यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, तो 3C0 सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये 3C1 के इक्वल, ये 3C2 के इक्वल, ये 3C3 के इक्वल, इनके आंसर आ रहे थे। इसी तरह से जब इसको देखा तो यहाँ पर पावर 4 है, तो 4C0 करोगे तो ये आंसर आएगा 1 हर हाल में। जब आप 4C1 कराओगे तो 4 आएगा, 4C2 कराओगे तो 6 आएगा, 4C3 कराओगे तो 4 आएगा, और जब 4C4 कराओगे तो आंसर 1 आ रहा होगा। तो यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर के अंदर भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न बन रहा है कि जो पावर हैं उनमें से पहले 0 लो, फिर 1 लो, फिर 2 लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो, 4C4 तक जाओ। ऐसे ही इसमें ये जो नंबर है ये किसको दिखा रहा होगा, 5C0, ये 5C1, फिर 5C2, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 5C2, फिर 5C3, फिर 5C4, फिर 5C5 के इक्वल रहा होगा ये। ऐसे ये वाले जो नंबर हैं ये नंबर कहाँ से आ रहे होंगे, तो आंसर है ये नंबर, ये यहाँ पर पावर 6 है ना, तो 6C0, फिर नेक्स्ट नंबर किसके इक्वल रहा होगा 6C1, फिर नेक्स्ट नंबर 6C2, फिर 6C3, फिर 6C4, फिर 6C5, फिर 6C6। तो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन मिला। क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जितनी पावर होती है वहां से आपको सेलेक्ट करना स्टार्ट करनी है, 0 पहले 0 सेलेक्ट करनी है, मतलब 1C0, फिर कहां तक जाना है 1 तक जाना है, फिर 2 है मान लो तो 2C0, फिर नेक्स्ट नंबर 2C1 के इक्वल, फिर नेक्स्ट कॉफिशिएंट 2C2 के इक्वल होता है। ऐसे कॉफिशिएंट के बारे में अगर आप सोचोगे तो 4 के बारे में सोचो, तो जो पावर 4 होगी, a प्लस बी की पावर 4 होगी, तो जो उनके कॉफिशिएंट होंगे वो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 के इक्वल होंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ाते चले जाओ। जैसे 6 के बारे में सोचोगे, 6C0, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर आप स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो a प्लस बी की होल पावर 6 होगी उसमें जो कॉफिशिएंट रहे होंगे, अब जब यहाँ पर पावर 6 है तो 7 टर्म रहे होंगे, उन 7 टर्म के जो कॉफिशिएंट रहे होंगे वो इसके इक्वल होंगे, 6C0, 6, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से बढ़ाते जाओ। ये जो बात बताई थी ये पास्कल ने बताई, इसलिए इसका नाम भी पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहा करते हैं, पास्कल ट्रायंगल। अब इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें यह फायदा हुआ कि अब हमें अगर मान लो a प्लस बी की होल पावर 7 पता करनी हो, 7, ठीक है, a प्लस बी की होल पावर 7 के कॉफिशिएंट पता करने हो, तो कॉफिशिएंट के लिए अगर पहले वाला जो मेथड था उसमें तो ये सारे 6 तक लिखने पड़ते, तभी 1 और 6 ऐड करते, ये ऐड करते, ये ऐड करते, तब नया नंबर पता चलता। लेकिन अब जब पास्कल ने इस ट्रायंगल को बनाकर दे दिया तो आपको एक बात पता चल गई कि जब पावर 7 होगी तो जो कॉफिशिएंट होंगे वो किस फॉर्म में रहे होंगे, 7C0 रहा होगा पहले टर्म का कॉफिशिएंट, दूसरे टर्म का कॉफिशिएंट क्या रहा होगा 7C1, फिर 7C2, फिर 7C3, 7C4, 7C5, फिर नेक्स्ट 7C6 और फिर 7C7, ये रहे होंगे कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट आपको डायरेक्टली पता चल गए। अब जब आपको किसी भी एक्सप्रेशन के लिए ये पता है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, जब ये पता है कि a की पावर डिक्रीज होंगी, जब ये पता है कि b की पावर इंक्रीज होंगी, जब ये पता है कि उनके जो कॉफिशिएंट हैं वो जितनी पावर है उनके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होंगे, यानी कि 7C0, 7C1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर 7 तक जाएगा। जब आपको कॉफिशिएंट के बारे में भी डायरेक्टली पता है तो अब बड़े आसानी से आप किसी भी एक्सप्रेशन के किसी भी पावर के लिए बड़े आसानी से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को बोला गया कि a प्लस बी की होल पावर 8 बताओ किसके इक्वल होता होगा, तो बिना मल्टीप्लाई कराए हुए वो ये कह सकता है, क्या कह सकता है कि जो वो ये बोलेगा
कि जो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, एक्सपेंशन जब कराऊंगा इसका, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म 9 होंगे। नंबर एक बात, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 9 होंगे। उन 9 में से a की पावर डिक्रीज होगी। तो पहले में क्या आ रहा होगा बोलो? a की पावर कितनी? फटाफट से बताओ, a की पावर कितनी आ रही होगी? 8। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर कितनी आ रही होगी? 7। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 6 आ रही होगी। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 5 आ रही होगी। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 4 आ रही होगी। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 3 आ रही होगी। कितनी आ रही होगी? a की पावर 3। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 2 आ रही होगी। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 1 आ रही होगी। फिर एक और टर्म आएगा जिसमें a की पावर 0 हो चुकी होगी। 8 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगी। तो हो गए ना नंबर ऑफ टर्म, अगर काउंट कर लो आपको 9 मिल गए। a की पावर के बारे में आपको पता था। फिर दूसरी बात आपको ये पता थी कि b की जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होकर बढ़ना स्टार्ट करेगी। 0, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 7 आएगी, और फिर कितनी आएगी? 8 आएगी। क्या आएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, b की पावर 8 आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो मैंने अभी तक क्या किया है? अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर a की पावर डिक्रीज करके और b की पावर इंक्रीज करके लिख दी। ठीक है, अब सर आप कॉफिशिएंट कहाँ से लाओगे? कॉफिशिएंट में इस पास्कल ट्राइंगल से लाऊंगा। पास्कल ट्राइंगल मुझे क्या बताता है? पास्कल ट्राइंगल कहता है जितनी आपकी पावर है उसी पावर के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगी इनके कॉफिशिएंट। कैसे? कि अगर 6 है तो 60, 61, 62 ऐसे करके चलेगा। तो ऐसे ही अगर पावर मान लो 8 है तो यहाँ पर क्या चलेगा? पहला कॉफिशिएंट क्या होगा? 8C0। नेक्स्ट क्या होगा? 8C1 के इक्वल। नेक्स्ट क्या होगा? 8C2। नेक्स्ट क्या होगा? 8C3। नेक्स्ट क्या होगा? 8C4। नेक्स्ट क्या होगा? 8C5। नेक्स्ट क्या होगा? 8C6। नेक्स्ट क्या होगा? 8C7। नेक्स्ट क्या होगा? 8C8। ये इनके कॉफिशिएंट रहे होंगे, हाँ या ना? अब आपने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया ये, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो सॉल्व करना आपको आता ही है। NCR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इन कॉम्बिनेशन को तो सॉल्व कर ही लोगे। हो गया, एक्सपेंशन बन गया, बड़े आसानी से बन गया। ठीक है, तो फटाफट से क्या करते जाना, कोई भी आ जाए। जैसे मान लो सर a प्लस बी की पावर 12 आ गई, अब क्या करूं? तो a प्लस बी की होल पावर 12 को मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, बार बार मल्टीप्लाई कराते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या? सबसे पहले a की पावर 12 को लेकर जाओ 0 तक, b की पावर 0 से लेकर जाओ 12 तक, और फिर कॉफिशिएंट लिख दो। कैसे? 12C0, 12C1, 12C2, कहाँ तक? 12C12 तक लेकर जाने हैं। ठीक है, ये जब कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया तो इसी पर बेस्ड हमारे पास थ्योरम बना दी गई। इसी चीज को जब जनरल टर्म में लिख दिया जाएगा तो वही हमारी क्या कहलाएगी? बायनोमियल थ्योरम कहलाएगी। मतलब ये कि अगर मान लो a प्लस बी की होल पावर n दे दी जाए, हमें नहीं बताया पावर क्या है, क्या दे दी जाए? n दे दिया जाए, तो कैसे करोगे इसे सॉल्व? बहुत आसान है। कैसे? हमें पता है कि a की पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? n से स्टार्ट होगा। यस और नो बोलना सभी बच्चे। भाई a की पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? जितनी पावर है वहीं से तो स्टार्ट होगा। सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें जो पावर है वो एक कम हो जाएगी a की, हाँ या ना? पहले 8 आएगी, फिर उससे एक कम हो जाएगी, फिर उससे एक कम हो जाएगी, फिर उससे एक कम हो जाएगी। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट आएगा, उसमें सर एक और कम हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा तो सर उसमें एक और कम हो जाएगी, हाँ या ना बोलना सही बच्चे? यस। और फिर b की पावर के बारे में क्या होगा सर? b की पावर के बारे में ये होगा कि b की पावर पहले 0 होगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसे चल रही होगी। ठीक है सर, और आगे? अब सर कॉफिशिएंट कैसे लिखोगे? तो कॉफिशिएंट में जितनी पावर होती है उतना C0 आएगा पहले, फिर उतना C1, नेक्स्ट टर्म उतना C1, NC1, फिर नेक्स्ट जो कॉफिशिएंट होगा वो NC2 के इक्वल होगा, फिर नेक्स्ट जो कॉफिशिएंट होगा वो NC3 के इक्वल होगा। पहले में 0 आएगा,
फिर 1, फिर 2, फिर 3। जितनी यहाँ पर पावर होगी उतना C0, फिर उतना C1, फिर उतना C2। ऐसे यहाँ पर जितनी पावर है उतना C0, उतना C1, उतना C2, उतना C3, ऐसे चलता जाएगा। जब ये सर चलता जाएगा तो ये कहीं रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो आंसर है हाँ, रुकेगा। कैसे? आप जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उनके लास्ट टर्म को ध्यान से देखो, उनके लास्ट टर्म को ध्यान से देखो। यहाँ पर जब n अपने n के इक्वल ही हो गया है, जब ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए हैं, तो ये लास्ट टर्म होता है, हाँ या ना? यस और नो? अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को देखोगे तो लास्ट टर्म होगा, उसका कोफिशिएंट 6C6, 5 है पावर तो 5C5, 4 है तो 4C4, 3 है तो 3C3 के इक्वल हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी लास्ट वाले का जो कोफिशिएंट है वो NCN हो चुका होगा। जितनी यहाँ पावर है उतना C, उतना ही पावर, उतना ही नंबर यहाँ पर आ चुका होगा। 8C8 आया ना इसमें, ऐसे इसमें NCN आ चुका होगा। ठीक है, A की पावर कितनी हो चुकी होती है लास्ट टर्म में? बताओ, कोई भी बच्चा बता देगा। सर ये तो डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होते होते A की पावर 0 हो चुकी होगी हर एक एक्सप्रेशन में। और B की पावर जब बढ़ती है तो बढ़ते 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 कितनी हो जाती है? जितनी यहाँ पावर थी, पावर कितनी थी 8, तो B की पावर बढ़ते बढ़ते उतनी ही हो जाती है जितनी पावर है हमारे एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो B की पावर किसके इक्वल हो जाएगी? N के इक्वल। हमारी पावर कितनी है? N, तो B N तक जाएगा। तो फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पर जितनी पावर है उतना C0, उतना C1, उतना C2, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट आते आते जितना नंबर यहाँ है उतना ही यहाँ हो जाता है। एक दूसरा, A की पावर हाईएस्ट इसी पावर से स्टार्ट होकर कम होते 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 0 हो जाएगी। B की पावर इंक्रीज होते 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 किसके इक्वल हो जाएगी? जितनी हमारी यहाँ पर पावर दी हुई है। ये बच्चों आपके सामने एक जनरल एक्सप्रेशन निकल कर आया जिसे मैथमेटिक्स की दुनिया में बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ये एक्सप्रेशन क्लियर है कैसे बनाया गया? तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सही बच्चों का ध्यान रहेगा तो बड़े आसानी से बात समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये कि हमने छोटी क्लासों में कुछ पावर्स पढ़ी हुई थी, कुछ आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, उनसे किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना बहुत आसान होता था। ठीक है, तो उनको हमें एक्सपेंड कर लेते थे आइडेंटिटी की हेल्प से। लेकिन जब बड़ी बड़ी पावर आने लगी तो मल्टीप्लाई कराना बहुत ही टीडियस जॉब था, क्योंकि उनमें टाइम बहुत लग रहा था। वो टाइम ना लगे उसके लिए हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखे और उनको कुछ एक्सप्रेशन लिखने के बाद उनमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करें। ऑब्जर्वेशन करने पर हमने ये पाया कि वहाँ पर जो पहला क्वांटिटी यहाँ लिखी होती है उसकी पावर डिक्रीज होती रहती है, दूसरी क्वांटिटी जो लिखी होती है उसकी पावर इंक्रीज होती रहती है। और फिर कॉफिशिएंट के बारे में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो जितने भी कॉफिशिएंट हैं वो सब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा जो पहला कॉफिशिएंट है वो NC0, N यहाँ पर क्या है? जितनी पावर है, NC0 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वाला NC1 को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा कॉफिशिएंट NC2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से चलता जा रहा है। तो हमें कॉफिशिएंट पहली क्वांटिटी की पावर के बारे में, दूसरी क्वांटिटी की पावर के बारे में जब सब पता चल गया और जब हमने उसको समराइज करके एक जनरल फॉर्म बनाई तो वो जनरल फॉर्म ये निकल कर आई जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।